किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है क्या? आपको भी ये गाना सुन के लगता है कि किसी का चेहरा पढ़ा जाए? आपका जवाब चाहे हाँ हो या ना हो, आपके मन में ये ख्याल तो आया ही होगा कि क्या ये मुमकिन है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल मुमकिन है। क्या आपने कभी गौर किया है कि अगर कोई इंसान हमसे खफा है और हमसे इस बात का जिक्र नहीं करता, फिर भी हमें क्यों पता चल जाता है कि वो खफा है? खैर, सवाल तो बहुत हो गए, अब बढ़ते हैं जवाबों की ओर। बोलने के अलावा भी कई ऐसे जरिए हैं जो हमें एक दूसरे की बातें और हालात समझने में मदद करते हैं। मन काफी कुछ कहता है, और अगर इसकी बात समझ ली जाए तो आपकी जिंदगी काफी आसान हो सकती है। लोगों को और बेहतर जान पाना आपके रिश्तों को वो मजबूती दे सकता है जो शायद ही मिल पाती। सिर्फ चेहरा ही नहीं, लोगों का शरीर भी आपको काफी कुछ बता सकता है। उनके बोलने के ढंग में भी काफी कुछ छुपा हो सकता है। लेकिन किसी और की जिंदगी में इतना ज्यादा दखल क्यों देना, या इन सब चीजों में वक्त क्यों बर्बाद करना? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आप ये जान सकते हैं कि आपके सामने वाला इंसान कैसा है। कहीं वो आपको धोखा तो नहीं दे रहा, या उसे खुद आपकी मदद की जरूरत हो लेकिन वो कहने में झिझक रहा हो। इससे आप अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। आपने वो मुहावरा तो सुना ही होगा, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, यानी कि स्वस्थ मन तो स्वस्थ तन। सिर्फ दूसरों को ही क्यों, आप खुद को भी पढ़ सकते हैं। मशहूर ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु ने कहा था, खुद को जानना सारी समझ की शुरुआत है। अमेरिका के फाउंडर्स में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन भी इस बात पर बहुत भरोसा करते थे। उनका कहना था, दुनिया में 3 चीजें सबसे ज्यादा टफ हैं, स्टील, डायमंड और खुद को जानना। शब्द तो इंसान ने बनाए, लेकिन इससे पहले लोग एक दूसरे से कैसे बात कर लेते थे? जवाब आसान है, एक दूसरे के हाव भाव, बर्ताव, इशारे, ढंग आदि चीजों को पढ़कर या समझकर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज के दौर में भी लोग आपस में लफ्जों से ज्यादा बिना लफ्जों के ही बात करते हैं। ये बात बेहद दिलचस्प है कि लोग अपने सच्चे इरादे और जज्बात छुपा नहीं सकते। वो किसी न किसी तरह इन्हें जता ही देते हैं। लोग वही कहते हैं जो वो बोलना चाहते हैं, लेकिन हमेशा ये समझा जाता है कि हमारी करनी हमारी कथनी से तेज बोलती है। लोगों के चेहरे के हाव भाव या फिर बॉडी लैंग्वेज उनके अंदर का हाल बता सकती है। एक दूसरे को जानना या खुद को जानना एक ऐसी कड़ी है जहां सवालों के जवाब नहीं मिलते, बल्कि सवालों से और सवाल निकलकर सामने आ जाते हैं। ऐसे में ये एक कभी ना खत्म होने वाला सफर है। और कितनी अजीब बात है कि इस सफर के ज्यादातर मुसाफिर खुद से अनजान रहकर मंजिल तक पहुंच जाते हैं। आपको तो पता ही होगा कि इस फील्ड में कितना सारा काम हुआ है कि लोगों को कैसे समझा जाए, फिर भी उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। इतने सारे सवाल जवाब के बीच एक सवाल तो रह ही गया कि आखिर सामने वाले को पढ़ा कैसे जाए। इस सवाल का जवाब इस किताब में छुपा है, जिसे लिखा है पैट्रिक किंग ने। बर्ताव का अंदाजा लगाने वाले के तौर पर हौसला। अच्छा ये बताइए, लोगों को समझने की कोशिश क्यों की जाए? इस सिरदर्दी का सामना क्यों करना कि लोग कैसे और क्यों काम करते हैं? अगर वक्त में पीछे मुड़कर किसी ऐसे हालात पर नजर डालते हैं जिसमें आप बेसब्री से ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उसने ऐसा क्यों किया, तो ऐसे ख्याल इसलिए आ सकते हैं क्योंकि आपकी इस बात में दिलचस्पी थी कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, या फिर आप ये समझना चाहते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आपने इस किताब को क्यों चुना? आप सुबह क्यों उठे? आपने आज के दिन जो सैकड़ों छोटी मोटी चीजें की, वो क्यों की? होश में या फिर बेहोशी में, आपने जो कुछ किया उसकी आपके पास अपनी वजहें होंगी। आपको हौसला किससे मिला? सामने वाला इसकी बुनियाद पर आपके बारे में थोड़ी बहुत राय बना सकता है। तो इस चैप्टर में हम हर उस चीज के बारे में जानेंगे जो किसी इंसान को कोई भी काम करने पर मजबूर करती है। चाहत, नफरत, पसंद या नापसंद, सुकून या दर्द, डर, आदत,
जोर या फिर कुछ और। एक बार आपको ये पता चल जाए कि एक इंसान को किस चीज से हौसला मिलता है, तो वो लॉजिकली और नेचुरली ये बता सकता है कि वो किस तरह का इंसान है। आप उनके कामों से उनके हौसले का पता लगा सकते हैं, और उनके हौसले से आपको ये पता चलेगा कि वो किस तरह के इंसान हैं। लोगों में साइकोलॉजी, फाइनेंस, बायोलॉजी और विकास से जुड़े हौसले देखने को मिल सकते हैं। लोग किसकी परवाह करते हैं, पसंद, अहमियत, टारगेट और डर के बारे में पूछना कहीं ना कहीं हौसले के बारे में पूछने के बराबर ही है। अगर आप किसी के बारे में ये सब जान जाते हैं तो आप उन्हें या फिर उनकी दुनिया को उन्हीं के नजरिए से देखने में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। इस चैप्टर में हम इंसानी बर्ताव को बढ़ावा देने वाले इन्हीं हौसलों के बारे में सुनेंगे। इसको एक समझाने के मॉडल की तरह देखें, जिससे आप दूसरों के बर्ताव पर गौर कर सकते हैं और इससे अपने सामने हो रही चीजों को उनकी तह तक समझ सकते हैं। आइए सबसे गहरे लेवल से शुरू करते हैं, यानी कि बेहोशी। पुरानी कहावत है कि एक बिना बाल वाला मोटा, ताजा और अधेड़ उम्र का आदमी अपनी लाल रंग की स्पोर्ट्स कार को तेज रफ्तार से भगाते और शोर मचाते हुए गुजरा, तो लोगों ने कहा, लगता है इसके दिन करीब हैं। ये महज एक भद्दा मजाक है, पर यह एक आम समझ की ओर इशारा करता है। कभी कभी लोग बेहोश होकर या होश में न होकर काम करते हैं, या फिर अंदरूनी जोर करवाता है जिसे वो खुद देख नहीं पाते हैं। आप स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग के शैडो के कॉन्सेप्ट के बारे में तो जानते ही होंगे। आसान भाषा में कहें तो शैडो में हर उस नेचर का पहलू होता है जिसे हम छोड़ चुके हैं, नजरअंदाज कर चुके हैं, या फिर हमने इससे मुंह फेर लिया है। यह हमारे जीवन का हिस्सा है जिसे हम दूसरों से या फिर खुद से ही छुपा कर रखते हैं, यानी कि हमारी लाचारी, गुस्सा, डर या फिर घमंड। जंग ने सन 1938 के अपने साइकोलॉजी और रिलीजन के पेपर में यह दावा किया है कि हर किसी की एक शैडो होती है, जो उतनी ज्यादा काली और गहरी होती जाती है जितनी कम वो किसी की कॉन्शियस जिंदगी का हिस्सा होती है। किसी की आदत में जानवर के कुदरती तौर तरीकों का होना, जिन्हें कॉन्शियस दिमाग बचपन की दहलीज पर छोड़ आया हो। इनकी माने तो शैडो पर्सनालिटी का छिपा हुआ, दबा हुआ, कमतर और अफसोस से भरा वो हिस्सा है जो हमें अपने पूर्वजों यानी कि जानवरों के जमाने में वापस घसीटता है और अनकॉन्शियस दिमाग के इतिहास को एक जगह पर इकट्ठा करता है। बुनियादी तौर पर शैडो हमारा बुरा रूप है। कॉन्शियस दिमाग के हावी होने के बावजूद भी ये असरदार होता है और हमारी सोच और तौर तरीके पर बड़ा असर डालता है। बात कुछ ऐसी है कि जब हम अपनी शैडो से जुड़ जाते हैं तो हम में पूरा होने का एहसास भर जाता है और हम असल और पूरे इंसान के तौर पर जी सकते हैं। क्या आपने देखा कि जंग ने पॉजिटिव होने और वक्त के साथ खुद को बेहतर बनाने पर इतना ध्यान नहीं दिया जितना आजकल दिया जा रहा है। उनको लगा कि साइकोलॉजी से जुड़ी हेल्थ और सेहतमंदी खुद को अपनाने से आती है, वो भी पूरा का पूरा, न कि जिंदगी के गैर जरूरी हिस्सों को दूर करने से। शैडो पर काम करने से बहुत खुशी पैदा हो सकती है, यानी जिंदगी के गैर जरूरी हिस्सों को दूर कर देने का फिर से दावा करना। और भी लोग जिनके पास शैडो है, हम इस कॉन्सेप्ट की मदद लेकर अपने आसपास के इन्हीं लोगों को बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं। शैडो के साथ ये दिक्कत है कि हम चाहे जितनी भी कोशिश करके उसे खुद से दूर रखें, फिर भी हमारे अंदर इसका नामो निशान बना रहता है। यहां तक कि ये खुद के होने का एहसास और अच्छे ढंग से देती है। ये हमारे तौर तरीकों, सोच, एहसास, सपने या हमारे पल पल का हिस्सा बन जाती है। अगर हम बाकी लोगों की इन बातों पर गौर करके उन्हें समझने की कोशिश करें तो हम उनको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जिसके दो चेहरे हैं। रोशनी होने की वजह से ही अंधेरे का अस्तित्व है। हम ऊंचाई को सिर्फ इसलिए समझ सकते हो कि इस दुनिया में गहराई भी मौजूद है, और जो आज तेज एनर्जी है वो एक दिन मध्यम होकर ठहर जाएगी।
इस प्रिंसिपल को समझ लेने से आप अपने अंदर लोगों की समझ पैदा कर सकते हैं। हम सब एक दूसरे की कमी पूरी करने वाली, हमें साथ रखने वाली और हमें एक दूसरे पर निर्भर करने वाली शक्तियों से जुड़े हुए हैं। यिंग यांग की ही तरह हम सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं और बैलेंस करते हैं। सोचिए, एक इंसान है जिसके परिवार का माहौल बहुत सख्त है और उस पर पढ़ाई लिखाई में अच्छा करने का दबाव डाला जाता है। रात को देर तक घर से बाहर नहीं रहना, नशीली चीजों से दूर रहना, दोस्त के घर ना जाना और सारा दिन सिर्फ पढ़ाई करना। इंसान को देखकर ही बता सकते हैं कि उसकी जिंदगी कितनी डगमगाई हुई है या फिर एक दायरे में हुई है। उनका कॉन्शियस दिमाग उनकी जिंदगी के सिर्फ एक ही पहलू पर अटका हुआ है। इन सब का क्या हुआ? आपके आसपास भी ऐसे लोग रहे होंगे जिनका बचपन हूबहू ऐसे ही बीता होगा। यह कहानी बहुत ही आम है। बड़े होने पर ऐसे लोग बरसों से कैद, खुद को जाहिर ना कर पाना और बगावत ना कर पाने की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और थोड़े से जंगली बन जाते हैं। वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे खोए हुए वक्त की भरपाई कर रहे हों। हम शैडो के प्रिंसिपल की मदद से इसे समझ सकते हैं। जिस तरह बीच बॉल को पानी में डुबोए रखने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक उसी तरह शैडो को दबाए रखने के लिए भी ताकत की जरूरत होती है। इतना सब करने के बाद भी आखिरकार बॉल तो बाहर आ ही जाएगी। ऐसी शैडो के साथ जीना जिसका हमें पता ना हो, यह हमारी दिमागी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मन, शरीर और आत्मा सब पूरा होने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर पूरा होने के लिए सिर्फ कॉन्शियस जानकारी की जमीन पर हमारे अंदर दबी चीजों का फटना जरूरी है तो यही सही। जंग की शैडो की थ्योरी का इस्तेमाल करने से आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता चलेगा जो आसानी से लोगों को समझने में आपकी मदद कर सकती हैं। सबसे पहले आप में इस बात की समझ पैदा होगी कि अगर किसी का तौर तरीका ऐसा है तो क्यों है। इससे जाने अनजाने में आपके अंदर मर्सी के भाव उभर आएंगे। अगर आपको इस बात की जानकारी पहले से होगी कि स्कूल के बुलीज ने बचपन में ही अपने आप को कम आंकना, कमजोर समझना और डरना सीख लिया था, तो आप उनके तौर तरीकों को एक बेहतर नजरिए से देख सकते हैं। आप उनसे कहीं ज्यादा बेहतर ढंग और समझ के साथ बातचीत कर पाएंगे। चाहे वो बाहर से खुद को कुछ भी दिखाने की कोशिश करें, आप उनसे बेहतर जान रहे होंगे। दूसरी बात, शैडो मॉडल की मदद से आप लोगों से कहीं बेहतर ढंग से मिल सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। इसके बावजूद कि हम सब अलग अलग हैं, हम सब में पूरा होने और असल होने की ललक कायम रहती है। अगर आप ये समझकर सामने वाले से बात कर सकेंगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप उससे बेहतर ढंग से और गहराई से बातचीत को अंजाम दे पाएंगे। मिसाल के तौर पर, एक अहंकारी और खुद की बड़ाई करने वाले इंसान के अंदर खुद से नफरत करने की शैडो छुपी हो सकती है। उस शैडो में वो चीजें होती हैं जिन्हें वो अपना हिस्सा नहीं समझते, क्योंकि उन्हें अपने बारे में ये चीजें बेकार या शर्मनाक लगती हैं। खुद की बड़ाई करने वाले या नार्सिसिस्ट लोगों में ये रिएक्शन आम तौर पर देखने को मिल जाता है कि वो अपने सबसे बड़े होने के दावे को फाड़कर फेंक देंगे, उन पर हंसेंगे या फिर पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। इससे सिर्फ और सिर्फ वो शर्मिंदगी बढ़ती है जिसने बंटवारे को सबसे पहले बढ़ावा दिया था। अगर आपको किसी शख्स में खुद को बड़ा समझने के आसार नजर आते हैं, तो आप अपनी बातों को उसी हिसाब से मोड़ सकते हैं। आप किसी और को उसकी शैडो को अच्छा समझने पर मजबूर नहीं कर सकते, चाहे वो आपको कितना ही सही क्यों ना लगे। इससे आपको ये जरूर पता चल सकता है कि आगे चलकर ऐसे लोगों से काम कैसे लेना है। इस थ्योरी का आखिरी इस्तेमाल ये है कि इस शैडो का बाहरी दुनिया पर क्या असर हुआ। शैडो में दर्द भरी और बेचैनी पैदा करने वाली चीजें होती हैं। हम इस दर्द या बेचैनी का इलाज करने के लिए अपने जज्बात को नजरअंदाज करते हैं, और इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि इन्हें
किसी और को बता दिया जाए। शैडो को दूसरों पर डालने का मतलब ये है कि बिना कॉन्शियस के एक इंसान अपनी शैडो से जुड़ी चीजों को दूसरों को बता दे। मिसाल के तौर पर, अगर कोई अपनी समझ को कम समझता है तो वो सबको बेवकूफ बताने लगेगा या फिर सबकी कोशिशों की बुराई करेगा। ऊपर ऊपर वो खुद को बुद्धिमान बताएंगे, लेकिन आपको सच का पता चल जाएगा। चालाकी से वो अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई ऐसा शख्स है जो आपको बेवकूफ समझता है, तो आपको ये समझना होगा कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पर उनका जरूर है। आप इस समझ की मदद से लोगों के मन पर अपना असर छोड़ सकते हैं या फिर उनकी सोच में बदलाव ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर, किसी इंसान को बहलाने के लिए उसकी तारीफ करना। आप अपनी जानकारी की मदद से गहरी और दया से भरी समझ को पैदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, आप उस इंसान को यह समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि बेवकूफ होने में कोई शर्म की बात नहीं है और वो चाहे जैसे हो, आप उनसे प्यार करते रहेंगे। ये शैडो को जोड़ने में मदद करता है। अगर छुपाई गई चीज पर आपको शर्मिंदगी या झिझक महसूस नहीं होती, तो उसे छुपाने की कोई वजह नहीं बचती। ये बीच बॉल पर होने वाले प्रेशर को कम करने और इसे आसानी से तैरने देने की तरह है। इन सब का मतलब ये नहीं है कि हर बार किसी नए इंसान से मिलते वक्त हम साइकोथेरेपिस्ट मोड में चले जाएं। शैडो को जोड़ना लंबा और मुश्किल काम है जो हम किसी और के लिए नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छी चीज यही है कि हम अपनी शैडो पर काम करें, जिससे हम उसकी मदद लेकर दूसरों की शैडो के काम करने के तरीकों को समझ सकें। आपको खुद के कल्चर को एक अलग नजरिए से देखना शुरू करना होगा। ग्रुप की शैडो मिली जुली भी हो सकती है। ऐसी कौन सी चीजें या बातें हैं जिन्हें आपके परिवार, कम्युनिटी या देश के लोग अपनाने से इनकार कर देते हैं? ये उनके बर्ताव को बेहतर समझने में आपकी मदद कैसे कर सकता है? जंग की माने तो शैडो के मामले में सबसे मददगार और बेहतर महसूस करवाने वाले बर्ताव हैं प्यार और स्वीकारना। जानने की ललक के साथ तमीज से पेश आएं। आपका लक्ष्य उनकी शैडो को पहचान कर बाहर निकालना, उनसे बेहतर बनना या फिर अपनी बेहतरी का रास्ता निकालना नहीं है। इसके बजाय इस दुनिया में पूरे हो चुके लोगों को देखना है, जो बंटे हुए, टूटे हुए या फिर कॉन्शियसनेस से दूर हैं। अगर आप दूसरों में शैडो देख सकते हैं, तो ये भी जरूरी है कि आप अपनी शैडो को भी पहचानें। एक बार हमने दूसरों की शर्म, डर, झिझक और गुस्से को अपनाने और समझने की नजर से देख लिया, तो हम ये अपने लिए भी कर सकते हैं। न सिर्फ हम इंसानी बर्ताव के अच्छे जानकार बन जाएंगे, बल्कि हम जज्बाती रूप से समझदार दोस्त, साथी, हिस्सेदार या माता पिता भी बन सकेंगे। यहां तक कि हम जिन चीजों को अपनी अपनी शैडो में रखते हैं, उनमें ज्यादा फर्क नहीं होता। हम में से कोई भी इस बात को नहीं मानना चाहता कि कभी कभी हम छोटा और कमजोर, प्यार ना करने लायक, हैरत, आलस, खुदगर्जी, हवस, जलन या बुजदिली महसूस करते हैं। अपने और सामने वाले की शैडो का पता लगाने के लिए इस बात पर गौर करें कि दूसरे की हरकतों से आपके तरीकों में क्या बदलाव आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर, उसी जानकार से आपकी बातचीत हो रही है जिसका जिक्र पिछली मिसाल में हो चुका है। क्या आप कोई बात कहते हैं और वो उसे काटते हुए बेवकूफी का नाम दे देते हैं? तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर आप भी औरों की तरह हैं, तो आप भी गुस्से में भड़क उठेंगे या फिर शर्म से पानी पानी हो जाएंगे और अपने बचाव में दलीलें पेश करने की जरूरत महसूस करेंगे। शायद आप बेहतर जानकारी की मदद से उनको गलत साबित करने की कोशिश करें या फिर उनके मुंह पर हंसकर उनकी बेइज्जती करें। इससे क्या हुआ कि उसकी शैडो ने आपकी शैडो को भी भड़का दिया। ऐसे रिएक्शन के लिए आपके अंदर कहीं ना कहीं बेवकूफ या औरों से कम होने के जज्बात पहले से मौजूद थे। अगर आप में इतनी समझ है कि आप ऐसी बातचीत में कॉन्शियस रह सकते हैं, हालांकि आप
एक पल ठहर कर अपनी बात पर दोबारा गौर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सुनने की शक्ति है तो मैं आप अपनी बातों को उसी हिसाब से मोड़ सकते हैं। यह तो मैं आपको बता दूं कि ये इंसान आप किस तरह खिंचाई कर रहा है, पर साथ ही साथ आपको अपने बारे में कुछ खास बात भी बता रहा है। सिर्फ बारीक नजर वाले और समझदार लोग ही इस बात को समझ सकते हैं कि दूसरे जिस बात पर बेइज्जती करते हैं वो दरअसल वो चीजें हैं जो वो खुद अपने बारे में नहीं मान सकते। अगर आप ये समझ सकें तो ऐसे में आप अपना आपा कभी नहीं खोएंगे। अगर नहीं समझ पाए तो आप अहंकार की लड़ाई में फंस कर रह जाएंगे, यानी कि अनजाने में एक ऐसे ही शख्स का शैडो गेम खेलने की दरखास्त को कबूल कर लेंगे। शैडो लोगों के हौसलों में जाहिर हो जाती है। आधी उम्र के आदमी ने बंधी बंधाई कहानी में अपनी जवानी और सेक्स करने की ताकत को खो देने के दुख को दफन कर दिया, लेकिन इसे सेक्सी और नई स्पोर्ट्स कार के आने पर साफ साफ देखा जा सकता है। अगली बार अगर आप किसी ऐसे से मिले तो उन्हें बेहतर समझने के लिए इन सवालों की मदद लें। पहला, ये इंसान अपने होश हवास में और लगातार अपनी क्या तस्वीर बनाने की कोशिश कर सकता है। दूसरा, ये इंसान मुझसे अपने बारे में क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। तीसरा, इसी इंसान का छुपा हुआ हिस्सा बिना कॉन्शियस के इसके बर्ताव पर असर डाल रहा होगा। चौथा, ये मुझे कैसा महसूस करवा रहा है, क्या इसकी शैडो मेरी शैडो पर कोई असर छोड़ रही है। और पांचवा, मैं ये कैसे जाहिर करूं कि मुझ में दया है और मैं उसकी शैडो को भी समझता हूं। जब आप किसी से बात करते हैं तो शैडो मॉडल उनसे पूरी तरह से बात करने में आपकी मदद करता है। जो चीजें उन्होंने छुपाई उन पर भी। ये दो पंक्तियों के बीच में पढ़ने जैसा है जहां लोगों की दिक्कत छुपी होती है। हमारे अंदर का बच्चा जिंदा है। लोगों के अंदर छुपे हौसले को समझने का एक और तरीका है कि उनके अंदर छुपे बच्चे को पहचान लिया जाए। हम अंदर छुपे बच्चे को इस तरह समझ सकते हैं कि वो हमारा अनकॉन्शियस हिस्सा है और हमें ऐसे पेश करता है जैसे हम बचपन में थे। शोभलाम और उसके साथियों की सन 2016 की स्टडी में ये पाया गया कि अंदर का बच्चा किसी ना किसी तरह इंटरव्यू में बैठे हर बालिग इंसान के अंदर मौजूद था। बालिग इंसान के अंदर का बच्चा उम्र भर रहता है। वो उनके बचपन के तजुर्बों को संजो कर रखने और उनके यकीन को संभालने में मदद करता है। आखिरकार हम बचपन में तो सीखते ही हैं कि हम में क्या गलत है और क्या सही है। इसीलिए यही वक्त है कि हम अपनी शैडो को बनाएं और अपनी कॉन्शियस पर्सनालिटी को सही आकार में ढालें। अपने अंदर के बच्चे पर काम करना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसे भी शैडो की तरह अलग न समझकर धीरे धीरे अपना लेना चाहिए। अगर आप खुद या किसी थेरेपिस्ट की मदद से अपने अंदर के बच्चे पर काम कर रहे होते तो उसके साथ हंसी ठिठोली करने लग जाते, ड्रॉ करते या फिर पेंट करते। आप एक दयालु बालिग इंसान बन जाते हैं जो अपने अंदर के बच्चे को पालने लगता है और उसे वो सारी चीजें देता है जो बीते वक्त में नहीं मिल सकी थी। हम लोगों को पढ़ने में बेहतर बनने के लिए अंदर के बच्चे की थ्योरी की मदद कैसे ले सकते हैं। जिस तरह हम शैडो की मदद से लोगों के अंदर का हाल समझने की कोशिश कर रहे थे, बस ठीक उसी तरह हम इस बात पर गौर कर सकते हैं कि किसी को अपने अंदर के बच्चे से हौसला मिल रहा है या नहीं। अगर आपकी अपने साथी से बहस हो रही है और वो अपना बचाव करने के साथ साथ गुस्सा दिखा रहा है, तो आपको उसके बर्ताव को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसे नखरे दिखाने वाले डरे हुए बच्चे की तरह देखना होगा। हर तरह के साइकोथेरेपिस्ट का भी यही मानना है कि अंदर छुपे बच्चे की थ्योरी ने उनके मरीजों के जल्द इलाज में ज्यादा मदद की। इनर बॉन्डिंग, बिकमिंग अ लविंग एडल्ट टू योर इनर चाइल्ड। इस किताब में मार्गरेट पॉल समझाती हैं कि हमारे अंदर का बच्चा हमारी जिंदगी का ऐसा पहलू है जो बेहद नाजुक है, कमजोर है और जज्बाती है, और वो है हमारा मन।
ये तबका है जब हम पैदा हुए थे, हमारी बुनियाद या यूं कहें कि असली पर्सनालिटी, हमारे हुनर, आम समझ, मन की आवाज और जज्बात। इसके बारे में सोचना मुश्किल नहीं होगा कि अपने अंदर बसे इस बच्चे और खुद के ज्यादा सच्चे रूप से मुलाकात होने से हम अपने आसपास के लोगों को और बेहतर समझ सकते हैं। ऑब्जर्व करने या गौर करने की ताकत का इस्तेमाल। लोगों पर गौर करने और उन्हें एनालाइज करने से हमें काफी जानकारी मिल सकती है, लेकिन हमारे पास ये करने का वक्त नहीं होता। थोड़े से डेटा का इस्तेमाल करके सटीक अंदाजा लगाने को थिन स्लाइसिंग कहते हैं। तुरंत निकाले गए नतीजे इतने सटीक हो सकते हैं कि आपको चौंका सकें। सबसे अच्छी तकनीक यही है कि आप अपने पहले और अनजाने में किए गए अंदाजे पर भरोसा करें, लेकिन इसके लिए कुछ और सबूत भी ढूंढ कर रखें। उन शब्दों पर ध्यान दें जो लोग अपने ईमेल या टेक्स्ट में लिखते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोनाउन या सर्वनाम का इस्तेमाल करना, एक्टिव या पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना, कसम खाना, बोलने का लहजा, शब्दों को चुनना या फिर कुछ और। ये भी देखें कि लोगों के जज्बात में कितनी ताकत छिपी है और क्या उनका इस्तेमाल सही से किया गया है या नहीं। मिसाल के तौर पर हद से ज्यादा नेगेटिव भाषा का इस्तेमाल इस बात की ओर इशारा करता है कि सामने वाले की मेंटल हेल्थ सही नहीं है या फिर उसमें भरोसे की कमी है। किसी के घर और सामान को इस तरह से पढ़ने की कोशिश करें जिस तरह आप उनकी आवाज या बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। घर के माहौल पर ध्यान दें कि वो खुला खुला है या बंद, जिससे ये पता चल सके कि वो कितने सोशल हैं। इस जगह पर ध्यान दें जहां ज्यादा वक्त बिताया जाता है, वहां पर क्या चीजें ज्यादा हैं या फिर साफ तौर पर किस चीज की कमी नजर आ रही है। पर्सनल चीजों से शख्सियत का, वो अपने जज्बात को कैसे काबू करता है या फिर उसकी पुरानी आदतों का पता कैसे चल सकता है। आप लोगों के बारे में ऑनलाइन मौजूद चीजों से जान सकते हैं। यहाँ पर सतर्क रहना बहुत जरूरी है। इस बात पर गौर करें कि लोग कैसी फोटो डाल रहे हैं या क्या जज्बात जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव हों, न्यूट्रल हों या फिर पॉजिटिव हों। पॉजिटिव फोटो डालने वाले ज्यादा राजी, एक्सट्रोवर्ट और जिम्मेदार किस्म के होते हैं, हालांकि न्यूट्रल फोटो डालने वाले खुले और न्यूरोटिक हो सकते हैं। सवालों की मदद से लोगों की जरूरी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ख्याली सवालों की मदद से हम लोगों के दायरे में घुसकर जानकारी जुटा सकते हैं। ये उनकी छुपी हुई ख्वाहिशों, खुद के बारे में राय और वैल्यू जानने में मदद करता है। तो ये थी पैट्रिक किंग द्वारा लिखी गई रीड पीपल लाइक अ बुक की ऑडियो बुक।